नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल्ली के लाल किले पे एक बड़ा धमाका हुआ है। तेज़ धमाका था, काफ़ी दूर तक सुनाई दिया और इस धमाके में कई लोगों के मृत्यु हो गई है और अलग-अलग संख्या आ रही है, इसलिए मैं संख्या पे जाऊंगा नहीं। और वैसे भी इंसान जो है वो एक गणित का नंबर नहीं है। एक इंसान कुछ भी मायने रख सकता है किसी व्यक्ति के लिए, उसके परिजन के लिए। फिलहाल जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ें, हम उसकी बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज मुझे और आपको, इस देश के लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। और हम चूँकि नीतियों का विश्लेषण करते हैं तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार जो है उसको इस समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन सी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यही सब बात करेंगे क्योंकि ये एक देखा जाए तो एक सदमे की घड़ी है, शॉक लगा है देश को। ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी और समझदारी की ज़रूरत होगी। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें क्या शुरुआती चीज़ें निकल के आई हैं। जो पुलिस के सोर्सेस हैं उनके हिसाब से ये, खैर ये तो अमित शाह ने भी बयान दिया है कि एक i20 गाड़ी थी जो लाल किले के सामने से गुजर रही थी। जिन लोगों को दिल्ली का ज़रा सा भी आइडिया है तो दरियागंज से जब आप आगे कश्मीरी गेट की तरफ जाते हैं तो आपको बाईं तरफ चांदनी चौक पड़ता है और दाहिनी तरफ पड़ता है लाल किला। और यहाँ पर एक चौराहा है। चौराहा कभी होता था, अब तो लाल किले का रास्ता भी बंद हो गया और चांदनी चौक की तरफ भी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है, तो अब आपको सीधे ही रास्ता है। तो वहाँ पर फिर भी एक लाल बत्ती है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। दरियागंज से आने के बाद सुभाष पार्क होते हुए ये लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी और लाल बत्ती पार करने के बाद इस गाड़ी ने करीब 50 फुट की दूरी मुश्किल से तय की होगी, 50-60 फुट की। और गाड़ी के पीछे डिक्की में ये ब्लास्ट हुआ है, जो जानकारी है। जहां ब्लास्ट हुआ उसके बाईं तरफ अब मेट्रो स्टेशन बन गया है और वहीं पर जो लोग कभी पुराने टाइम में भी दिल्ली आए होंगे, वहाँ पर एक लाजपत राय मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है। पुराने ज़माने में जब भारत में चीज़ें बना करती थी तो वहाँ पर लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिला करता था, जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर वगैरह। अभी भी मिलता है लेकिन अभी चाइनीज़ माल असेंबल्ड मिलता है। वहीं पर उसी मार्केट के आगे है एक नंबर गेट मेट्रो का, जो चांदनी चौक जाती है। ये मेट्रो आती है आपकी ITO से होते हुए चांदनी चौक से फिर आगे चली जाती है। चांदनी चौक के 2 मेट्रो स्टेशन, लेकिन ये लाल किले वाला मेट्रो स्टेशन है। एक मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक का और है जो काफ़ी दूर है, जिसका नाम चांदनी चौक है। अभी हम उस पर जाएंगे तो भटक जाएंगे, वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है। तो यहाँ ब्लास्ट हुआ है। अभी जो शुरुआती जांच में चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से i20 कार थी, जैसे मैंने बता दिया। इसमें 3 लोग सवार थे। एक आदमी था जिसके नाम से ये कार रजिस्टर्ड थी, उसका नाम सलमान है। और उसका दावा, ये पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, उसका दावा ये है कि ये कार उसने बेच दी थी। जो चीज़ें मिली हैं, एक तो वहाँ पर जो आमतौर पे जब बम होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डली होती हैं जो लोगों को, कीलें, छर्रे, इस टाइप की चीज़ें बम के अंदर डाल दी जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका असर हो। ज़्यादा मोटे और मजबूत शेल की चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जो सरलता से मिल जाते हैं वो प्रेशर कुकर होते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट में जो नुकसान हुआ है उसमें लोगों के शरीर से इस तरह के लोहे के टुकड़े या कीलें, उस तरह की चीज़ें नहीं निकली हैं, छर्रे नहीं निकले हैं। आमतौर पे ये जो साइकिल वाइकिल के गोल वाले छर्रे होते हैं, बॉल्स होती हैं जो, वो सब भर देते हैं, वो भी नहीं निकले हैं। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के, ज़्यादातर घायल लोगों के जो शरीर से में जो चोटें हैं या जो मृतक हैं, उसमें जो शुरुआती जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आधिकारिक बयान अभी पुलिस का नहीं आया है, वो जलने के निशान ज़्यादा हैं। लोग जलने से ज़्यादा मरे हैं और या घायल हुए हैं। उनको जो बम के कारण होता है, एक ब्लास्ट होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो आसपास के लोगों के शरीर में घुस जाती हैं। ऐसा इस केस में नहीं दिखता है। और आग का एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जैसे कि
फिल्मों में आप देखते होंगे कि पेट्रोल भर के गड्ढे में आग लगा देते हैं तो आग का एक बहुत बड़ा गुबार उठता है। ऐसा आग का गुबार उठा इसके पास से, गाड़ी के पास से, और उस गुबार से आसपास की गाड़ियां बहुत सारी जल गई और प्रभावित हुई हैं। तो इसीलिए अभी तक कोई प्राइमरी रिपोर्ट जो आई है उसमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये हुआ क्या है, क्या ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये आग लग गई है, क्या ये दुर्घटना है, क्योंकि इसको लेकर तमाम सारी जांचें चल रही हैं। दरअसल इस तरह की जो जांच होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखकर पता चलती हैं कि किस तरह से इस जांच का एक प्रोसेस होता है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है कि पहले तत्काल जो है वो 3 चीज़ें मौके पर पहुंचती हैं इमीडिएटली। एक तो एम्बुलेंस पहुंचती है जो वहाँ पर घायलों को फटाफट अस्पताल ले जाया जाए, लोकल पुलिस पहुँचती है जो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुँचता है जो ये चेक करता है कि वहाँ पर कोई बम वगैरह जो है उसके रेसिड्यू तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई चेन तय कर रखी हो कि ब्लास्ट हो, लोग इकट्ठे हो तो फिर हम दूसरा करें, उसके लिए भी। और दूसरा जो विस्फोटक वहाँ मिले हैं उनकी भी जाँच वो करते हैं। तो ये 3 लोग जो हैं वो शुरुआती तौर पर पहुँचे। उसके बाद में जब ये लोग पहुँच गए उसके बाद में वहाँ पर फिर और बड़ी बड़ी एजेंसियाँ आई, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो आतंकवाद के नज़रिए से जांच करेगी। इसके अलावा एनएसजी भी आ गई, एनएसजी के कमांडो आ गए कि मान लीजिए कोई अगर उस तरह का ऑपरेशन करना हो, कुछ करना हो तो उसके लिए। तो जो सिचुएशन है वो अभी इतनी ही है। ये आतंकवादी हमला था नहीं पता है। आतंकवादी हमले का अनुमान लगाया जा रहा है, वो उस पर हम आएंगे। और सबसे अचरज की बात यह है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इस ब्लास्ट से क्रेटर नहीं बना। क्रेटर क्या होता है? जब जमीन पे बम फोड़ा जाता है बड़ा वाला तो जमीन में थोड़ा गड्ढा सा बन जाता है, वहां स्पॉट पे क्रेटर नहीं मिला है। यानी कार, चूंकि वो जमीन से ऊंची थी कार, तो क्रेटर बनेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट जमीन पे होता है, वो नहीं हुआ है। तो क्या इस कार का पेट्रोल टैंक फटा I-20 का, या इसके अंदर कुछ एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ था, या फिर सीएनजी के सिलेंडर में, सबके लिए बता दूं आमतौर पे जनरल नॉलेज के लिए, सीएनजी का सिलेंडर आग में कभी आज तक कभी नहीं सुना होगा कि फट गया। सीएनजी वाली कार में आग भी लगती है तो गाड़ी जल जाती है सीएनजी के लीकेज के कारण, लेकिन सिलेंडर नहीं फटता है क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी मेजर इतने होते हैं। दूसरा, सीएनजी की एक खास बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरी जाती है, तो जहाँ से भी वो लीकेज हो रही है तो एक खास मिक्स जब होगा हवा के साथ में, उसका जो एक विशिष्ट प्रतिशत जब मिला होगा उसी समय वो आग पकड़ती है। लेकिन वो डिस्पर्स इतनी फास्ट होती है कि जल्दी ही हवा में घुल जाती है। एलपीजी की तरह नहीं, एलपीजी ज़मीन पे बहुत से ठहरी रहती है, तो जैसे घर में एलपीजी भर जाती है तो आग लग जाती है, लेकिन सीएनजी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों का अंतर है। वैसे इस पूरे मामले से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक सीन आया कि क्रेटर नहीं मिला है। तो शुरुआती जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करके चली गई हैं, एनआईए अपना काम कर रही है। चुनाव में अभी तो इतने दिनों से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो भी थी, भगवान भरोसे चुनाव में होता ही है, नेता लोग अपने बिहार में लगे हुए थे। अब अमित शाह दिल्ली आ गए हैं, मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, ये सब स्थिति चल रही है। अब मसला ये आता है कि हमको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आतंकवादी हो या मैं आतंकवादी हूं, या हम कल्पना करें कि कोई एक आतंकवादी है, तो आतंकवादी क्या चाहेगा, वो ब्लास्ट क्यों करना चाहता है? उसका पूरा मकसद एक ही होता है कि अफरा तफरी फैल जाए, पैनिक फैल जाए, घबराहट फैल जाए, लोग डर जाएं और लोगों को एहसास करा सके कि वो बहुत पावरफुल है और वो ऐसे दुनिया को हिला सकता है, वो कई लोगों को मार सकता है, इतना हिंसक है। वो अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के साथ साथ पैनिक क्रिएट करता है। उसका नाम ही आतंकवादी है तो डराने की कोशिश करता है। तो जितना हम डरेंगे या पैनिक में आएंगे उतना आतंकवादियों का काम आसान होगा। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्खतापूर्ण काम करें। कितना भी बहादुर सैनिक हो, गोली तो छिपके ही चलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी आके खड़ा हो जा, आ जाओ, फिल्मों में जैसे मिथुन चक्रवर्ती करता था और वहीं खड़े होकर गोली चलाना शुरू कर दे। एक होती थी अधिकारी आशा गोपालन, उन्होंने यही किया था। तो एक रमेश शिकरवार था दस्यु, उसने दूर से गोली मारी थी, बस बच गई। तो जब आप सावधानी छोड़ देते तो दिक्कत होती है। सावधानी क्या है? सावधानी अभी यह है कि पूरे देश में देखिए आप, रेड अलर्ट चल रहा है, चाहे वो कोई भी शहर हो हिंदुस्तान का, पुलिस अलर्ट।
कि कहीं कुछ घटनाक्रम ना हो जाए, और ये अलर्ट इसलिए भी होता है कि सबके अंदर सुरक्षा का भाव रहे। तो हमको एक तो पैनिक में नहीं आना है, घबराना नहीं है। दूसरा, हम सबके पास में एक सोशल मीडिया नामक अस्त्र है, तो इससे जितना फास्ट चीज़ें आगे फैल सकती हैं आप सब जानते हैं। आतंकवादी चाहेगा कि आप इसको फैलाएं, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें। वो अफवाह किसी भी तरह की सांप्रदायिक अफवाह भी हो सकती है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके भी वो आ सकती है। अभी तक पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन मामला आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरा, सूचनाओं के मामले में मैं तो कहूँगा चैनलों पे भी भरोसा ना करें। आप भारत सरकार के जो ऑफिशियल सोर्स हैं, सबसे कम रिस्क की बता रहा हूँ मैं, ज़ीरो रिस्क की तो मैं जानता ही नहीं, कुछ होता भी नहीं। दिल्ली पुलिस के ट्वीट्स को फॉलो करें। उसके अलावा कहीं से कोई सूचना आती है उसको ना माने और कम से कम वहाँ चेक कर लें, और आगे तो बिल्कुल ना बढ़ाएं। ये हुई हमारे और आपके स्तर की सावधानियां जो हम कर सकते हैं। अब ये आते हैं कि इसके आतंकी घटना होने की बातें क्यों हो रही हैं। देखिए, आज क्या हुआ कि दो जगह से कुछ बरामदगी हुई है चुनाव की पूर्व संध्या पे। एक उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर साहब के पास, महिला डॉक्टर थे, उनके पास से AK-47 बरामद हुआ है, और करीब 300 साढ़े 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है फरीदाबाद में। अब कुछ लोगों ने ये खबर छाप दी कि RDX मिला है, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से वो अमोनियम नाइट्रेट है। RDX और अमोनियम नाइट्रेट में क्या अंतर होता है? RDX होता है प्लास्टिक विस्फोटक, जो एक स्पेसिफिक पर्पस से ही बनाया जाता है। उसको कैसे ब्लास्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग कहानी है। उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, 100 बातें होती हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का फर्टिलाइजर है, खाद है, जो खेतों में हम डालते हैं। वो चीनी के तरह के शेप की होती है, और अमोनियम नाइट्रेट गांव में बहुत सारे किसानों के पास मिल जाती है, वो खेत में डालते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने का मतलब ये नहीं किसी का बम मिल गया है, लेकिन एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और वो उस महिला डॉक्टर की निशानदेही पे यहां पर किसी डॉक्टर के पास मिला है। तो डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट का क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो जिस दिन ये जांच हुई है, चूंकि अखबार तो एकदम सेंसेशनलाइज, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवादी तुरंत शुरू हो जाते हैं। पुलिस को भी मजा आने लगता है उसमें कि सेंसेशन हो रहा है, वाह बहादुरी आ रही है, हमने आतंकवादी को पकड़ के दिखा दिया। तो उनका भी जो है ना एक सीना चौड़ा होता है, तो वो भी इसका खंडन नहीं करते हैं। तो उस घटना के बाद से, उसके बाद में जब ये घटना होती है, तो दिमाग में आता है कि भाई ब्लास्ट हुआ है और इन्होंने किया है। और एक विचार में ये भी आता है कि यार ये इनका पूरा प्लॉट था, पूरे उत्तर भारत को दहलाने का, वगैरह वगैरह। 3.5 कुंटल RDX अगर कोई लिख दे अखबार वाला, आप समझ सकते हैं 1 किलो RDX ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि लाल किले का सामने का पूरा हिस्सा ही उड़ा दे। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। तो अब जो सिचुएशन है उसमें यह भी लग रहा है कि भाई इनका कुछ आतंकवादी प्लान था, वो प्लान पकड़ा गया, तो इससे पहले बाकी लोग पकड़ जाए, उन्होंने ये विस्फोट कर दिया। एक दो लोगों के दिमाग में आ रहा है। अब ये पूरी अभी तक की जानकारी सरल तरीके से मैंने आपको समझा दी है। अब चलते हैं सरकार को क्या करना चाहिए। और सरकार के लिए सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस वक्त एक एक फैसला समझदारी से और देश हित में लेने की ज़रूरत है। राजनीतिक गिमिक्स करने का मौका नहीं है। बिहार में मतदान की स्थिति है, कल वोट पड़ जाएंगे, तो इसलिए कोई अगर एडवेंचर करने की जो है वो अभी सिचुएशन नहीं है। दूसरा ये भी है कि अभी शुरुआती जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाए उसके बाद पता चले कौन दोषी है, उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। पहलगाम में भी हमने जांच की जो नतीजे थे उनका इंतज़ार किए बगैर किया, तो उसके कारण बहुत सारी दुनिया में हमको साथ नहीं मिला, लोगों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए। तो इस बार ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हम लगातार ये कहते रहे, हमारी सरकार कहती रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। भारत इस वक्त भी युद्ध के मोड में है, और पाकिस्तान की एक भी गलती उसको भारी पड़ेगी, ये हम कहते रहे, लगातार कह रहे हैं। अब अगर ये आतंकवादी हमला निकलता है जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने किया है, तो निश्चित तौर पे इस सरकार ने इतना ज़्यादा एक ऑरा खड़ा कर लिया है कि इसके ऊपर एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा,
कि भैया कर दो सीमा पार, फिर से एक स्ट्राइक। और फिर से एक स्ट्राइक करने का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया था। समय रहते मोदी जी ने जो भी किया, ट्रंप ने किया नहीं किया हमको नहीं पता, उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने उधर से जैसे ही उधर से जो आधिकारिक बयान है, एक रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान की तरफ से, हमने उसको मान लिया और बातों को शांत कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि तब से अब तक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक पाकिस्तान काफी तैयारी कर चुका होगा या कर चुका है। उदाहरण देता हूं, बांग्लादेश में पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचा हुआ है, जी हां, और वहां पर वो आज की घटना से कुछ 4 दिन पहले ही पहुंच के खड़ा हो गया है। पाकिस्तान पश्चिम में, बांग्लादेश भारत के पूरब में। भाई, तुम्हारे पश्चिम से पूरब में जाके एक युद्धपोत का क्या भूमिका है? अब आप कह रहे हो गुडविल वगैरह में हमने भेजा है। दूसरा, एक बयान अभी हाल में और भी आया है जो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वो बयान ये है कि जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, वो अब बांग्लादेश से ऑपरेट करने वाले हैं। और कुछ हाफिज सईद के नेटवर्क के वीडियो कुछ आए हैं, दावे आए हैं, उसमें उनका कोई जो होता है आतंकवादी नेता, वो बयान दे रहा है और कह रहा है कि अब हम भारत को जो है बांग्लादेश के ज़रिए घेरेंगे, फलां करेंगे, ढिमका करेंगे। और उसमें जो है कुछ इंटेल भी जो है, बहुत तरह की जो खुफिया जानकारियाँ भी कह रही हैं कि हाँ, ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरह बांग्लादेश को लॉन्च पैड मान के भारत की पूर्वी सीमाओं पर खेल करने की वो तैयारी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान का जो नेशनल का चीफ भी है, पीएनएस सैफ का भी चित्तगोंग आगमन होना और बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी करना, आप समझिए बात को। ये दोनों चीजें हमारे लिए थोड़ा सा समझ के काम करने की हैं, प्लानिंग के साथ में इसको दिमाग में रख के। बांग्लादेश की सीमा पे गश्त बहुत ज़्यादा बढ़ी है हाल के समय में। हमारी सेना अलर्ट है, हमारा सिस्टम अलर्ट है। जो बात अगर हम बता रहे हैं, हमको पता चला है, उनके पास वो सूचना बहुत पहले पहुंच जाती है। जिस दिन ये होने वाला होता है उससे पहले एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो ये जो है ना, अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है। अच्छा, ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का जो मुनीर है उसको लगातार बढ़ावा दे रहा है और ट्रंप का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस इलाके में तनाव हो तो वो हथियार बेचे। भारत के साथ में उसने अभी हथियार खरीद के लिए एक समझौता कर लिया है और उसने बड़ी चतुराई से रूस से हमको अलग किया। तेल खरीदने के मामले में हमारे संबंध खराब करने की कोशिश की, ताकि कल के दिन कोई तनाव की स्थिति आती है तो फिर हमको फिर रीवर्क करना पड़े रूस के साथ में। तो सिचुएशन ऐसी है और ट्रंप जो है वो इस वक्त भारत को किस तरह से घेर रहा है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को लगातार बढ़ावा दे रहा है। मुनीर को वहाँ का वो बना दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ एनएसए थे रावत, वहाँ पे उनके पोस्ट नहीं थी, अब वो संसद में पास होने वाला है कानून, उसको बना दिया पूरे देश का डिफेंस चीफ। और ये भी खबर है कि वो मुनीर अब रिटायर नहीं होंगे, इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान चीन के साथ पहले से ही आपको पता है कि एकदम उसका मामला फंसा हुआ, एकदम तगड़ा वाला दोस्ती है। और पिछले युद्ध में चीन बस खुद ही नहीं गोली चलाई थी, बाकी सब तो उसने पाकिस्तान को मदद दी। उसने सैटेलाइट से देख के हमारे बारे में जानकारियाँ दी, उसने उनको हथियार दिए, ड्रोन वगैरह सब कुछ दिए। और अब तो हमारे चीन के साथ हमने संबंध और अच्छे कर लिए। तो ये पूरी जो सिचुएशन है हमारे सामने वो ये है, जो दो चीज़ें कहती है। एक तो ये कि इस घटना पर रिएक्ट करते समय हमको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरी एक चीज़ और भी है जो ज़्यादा बड़ी बात है, जो इस समय हमको कहते समय भी, मुझे भी बात करते हुए सावधान रहना चाहिए कि अमेरिका के इरादे जो है ना वो अच्छे लग नहीं रहे हैं। मोदी जी बार बार ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, जहाँ ट्रंप जाता है मोदी जी नहीं जाते हैं। और अब सिचुएशन ये हुई, वो कह रहा है अगले साल मैं आ रहा हूँ इंडिया। ये सब चल रहा है और वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। अब तो निकी हेली जो है उसके बेटे ने बोल दिया है कि एक भी बाहर वाले को नौकरी मत दो यहाँ पे। अभी हाल में उसने ये किया कि जो एक तो वहाँ तो उसने लगा ही दिया था, आपको पता है कि वीज़ा पे
फीस लगा दी। अगर पाकिस्तान का वीज़ा माफ़ कीजिए, अगर आप वीज़ा लेंगे H1B तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि अब उन्होंने एक और किया कि भारत में अगर कोई कंपनी काम कराएगी, जैसे हमारे यहाँ इन्फोसिस वगैरह है, मैंने आपको बताया था, तो इन कंपनियों को काम देने वाले के ऊपर भी फाइन लगेगा, 25% टैरिफ लगेगा, और वो ऐसा टैरिफ होगा जिसको टैक्स में भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये है कि इस पूरे इलाके को तनाव के बीच में घेर दिया गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ज़बरदस्त तनाव चल रहा है, और अब अगर भारत इसमें कूद पड़ता है, इस पूरे घटना के बाद, लाल किले की घटना के बाद, सूझबूझ से काम नहीं लेता, भारत के पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जाके सर्जिकल स्ट्राइक ही करे, वो डिप्लोमेटिक रास्ते अपना सकता है, वो कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, वो कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, वो सबूतों को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा सकता है, उसके जगह घेर सकता है। एक होता है ना, सामने वाले से लड़ाई हुई, लठ लेके उसके घर में घुस गए, अरे भाई उसकी जगह कोर्ट ले जाओ उसको, थाना कचहरी बहुत चीज़ें हैं, तो ये लठ लेके ना घुसो, ये भारत सरकार के लिए सावधानी होगी। फिलहाल जो हमें करना है वो ये करना है कि बेहद सावधान रहना है, ये ध्यान रखना कि हमारा देश किसी भी तरह की गलत सूचना से, तनाव से, पैनिक से, नफरत से, अगर आपस में दो लोग लड़ते हैं तो भी देश को ही नुकसान होता है। और इसीलिए तो पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था ना, कि पहलगाम में जो है उसने जानबूझ के धर्म पूछ के मारा, और मीडिया ने बहुत उत्साह से उसको लेके आगे बढ़ा, पूरे देश को डिवाइड करने की कोशिश की। अब वो इलेक्शन के मकसद हो सकते थे, अब इलेक्शन अभी भी बिहार में। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, और कम से कम गोदी मीडिया से दूर रहिएगा। ये इस समय इतना खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं कि इनको चिंता नहीं देश वेश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।